कुछ भी इश्यू होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी है, स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ क्लास अटेंड करेंगे तो आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी नहीं। तो हमने बात करी थी कल फर्स्ट यूनिट के सिलेबस की, जिसमें सबसे पहले बात आई थी डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू बॉडी, इंट्रोडक्शन टू सेल टिश्यू एंड इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम एंड बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मॉर्निंग की मीटिंग में भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि पूरी एनाटॉमी को पढ़ने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या है कि हम अपनी यौगिक प्रैक्टिस में उसका इफेक्ट देख पाए। तो स्केलेटल सिस्टम को समझने के बाद क्या उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी यौगिक प्रैक्टिसेस पे, उसको हम जरूर ध्यान देंगे। तो एक एक करके फिर से इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हम लोग कल के इस वीडियो में भी कवर कर चुके थे, लेकिन आज फिर से एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है आपके पेपर से रिलेटेड, जैसे सबसे पहली टर्म है एनाटॉमी, जो आपके पेपर का ही नाम है, सिलेबस का नाम है। तो एनाटॉमी बेसिकली किसको कहा जाता है? ऐसा साइंस जिसमें आप स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरह से बन के तैयार हुआ है, उस स्ट्रक्चर की जितनी भी स्टडी है वही आपकी एनाटॉमी के अंदर की जाती है। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर किसी एक बॉडी का बना है, इस बॉडी का फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सेग्रीगेट होकर किस तरह से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ एज अ होल बॉडी वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद बात हुई थी कि एनाटॉमी के पार्टीशन 3 तरह से किए जाते हैं। एक होती है ग्रॉस एनाटॉमी, एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और एक होती है आपकी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी का मीनिंग होता है जब आप बॉडी को लार्ज स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो रीजनल एनाटॉमी एक उसकी ब्रांच बनती है, एक सिस्टेमिक एनाटॉमी बनती है और एक सरफेस एनाटॉमी बनती है। रीजनल एनाटॉमी का मतलब है पर्टिकुलर आप सारे स्ट्रक्चर्स में से किसी एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़ रहे हैं। जैसे बॉडी में आपने क्या किया, केवल अपने हाथ को ले लिया, रिस्ट से आगे आपकी फिंगर्स तक का जो पोर्शन है उसके आप स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बोन्स की बात करें, उसके मसल्स की बात करें, उसके फंक्शन की बात करें, उसमें कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से हार्मोन्स एक्टिवेटेड हैं, कौन कौन सा नर्वस सिस्टम उस पर काम कर रहा है। जब हम इस तरह से स्टडी करेंगे पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो उसको रीजनल एनाटॉमी कहा जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ना लेते हुए बॉडी पार्ट के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे सपोज कीजिए हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केवल आपका एब्डोमेन नहीं आता है, आपके माउथ से लेके फूड पाइप से लेके एब्डोमेन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस रीजन जहां से आप एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से निकाल देते हैं, वो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो जब हम हर एक सिस्टम को, ईच सिस्टम ऑफ बॉडी को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, थ्रू आउट द एंटायर बॉडी वो किस तरह से काम कर रहा है ये समझना शुरू करते हैं, तो उसको सिस्टेमिक एनाटॉमी कहा जाता है। और सरफेस एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो कल भी क्वेश्चन रेज हुआ था, सरफेस एनाटॉमी केवल वो है कि आपकी पूरी बॉडी पे जो स्किन की लेयर चढ़ी हुई है, ये स्किन किस तरह से क्या क्या काम कर रही है, किस तरह से बनी हुई है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीजें इंटरनल बॉडी से किस तरह कनेक्टेड है, ये सब आप सरफेस एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 3 सब रीजन है ग्रॉस एनाटॉमी के। इसके बाद आपकी टर्म आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसके अंदर 2 मेन चीजें होती हैं, एक सेल की स्टडी और एक टिश्यू की स्टडी। अभी हम आगे देखेंगे कि बॉडी की जो वर्किंग और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, सेल से मिलके ही टिश्यू बने होते हैं। सेल की जो स्टडी है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं और टिश्यूज की जो स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये जो टर्म्स है एनाटॉमी में ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है। पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी है, या हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज की स्टडी है, न्यूरोलॉजी जो है वो न्यूरॉन्स की स्टडी है, इसी तरह से नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी की स्टडी है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग नाम आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद डेवलपमेंटल एनाटॉमी आती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम पर्टिकुलर किसी एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या किसी एक बेबी चाइल्ड की बात करते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर वो बेबी किस तरह से डेवलप होना स्टार्ट हुआ, किस तरह से एग फर्टिलाइज हुआ, एग फर्टिलाइज होके वो एक फेटल स्टेज तक पहुंचा, फेटल बनने के बाद फेटोलॉजी स्टार्ट होती है कि वो फेटल किस तरह से डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, किस तरह से वो यूट्रस तक पहुंच रहा है, और डिलीवरी के पश्चात जो बर्थ के बाद हम जितना भी पढ़ते हैं कि हमारा हड्डियां किस तरह से ग्रो कर रही है, मसल्स किस तरह से ग्रो कर रही है, हम यौगिक प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इस सबको पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा जाता है। तो इस तरह से 3 आपके ग्रॉस फीचर्स हैं एनाटॉमी के।
और 2 आपके मेन फीचर हैं फिजियोलॉजी के, 3 आपके मेन पार्टीशन आएंगे फिजियोलॉजी के, सिस्टम फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी और मेडिकल फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर वही चीज है जो भी हमने पीछे सिस्टम एनाटॉमी की बात करी ना, ये वाला सिस्टेमिक एनाटॉमी की जो हमने बात करी है कि पर्टिकुलर एक बॉडी सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। जैसे अभी मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है, सबसे ऊपर माउथ है, उसके नीचे फिर एक फूड पाइप आ रहा है, फूड पाइप से खाना एब्डोमेन में गया, एब्डोमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर वो घूम फिर के एनस रीजन से होते हुए शरीर से बाहर निकल गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, ये किस तरह से बने हुए हैं और अटैच हुए हैं एक साथ इस सिस्टम को बनाने के लिए, वो तो उसकी सिस्टमिक एनाटॉमी हो गई। लेकिन वो सब काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कहाँ पे उसमें मिक्सिंग हो रही है सलाइवा की, कहाँ पे उसमें बाइल जूस मिक्स हो रहा है, कहीं पे कहाँ से फूड में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, कहाँ से वाटर उसमें से निकल रहा है, ये सारी चीजें जब हम फंक्शंस की बात करेंगे उस सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर आता है। और जितनी भी स्टडी हम लोग अपने इस पेपर में पर्टिकुलर करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा के लिए, वो पूरी आपकी सिस्टेमिक फिजियोलॉजी ही होगी। हम पर्टिकुलर एक एक बॉडी पार्ट को ना पढ़ते हुए बॉडी के सिस्टम्स को समझेंगे और सिस्टम्स से कनेक्ट करके फिर हम पूरी बॉडी की एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टडी करते हैं हम उनको, कि जैसे आपकी बॉडी में हाथ क्या काम कर रहा है, हाथ के कितने सारे काम हो सकते हैं, दिमाग क्या काम कर रहा है, कितने काम उसके हो सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिनकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स शो कर रहा है। लास्ट में आता है आपका मेडिकल फिजियोलॉजी, जो आपकी यौगिक प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जब आप फिजियोलॉजिकली डिस्फंक्शन को समझते हैं, डिजीज को समझते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप जड़ को खत्म करें तो रोग स्वतः खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर भी रूट कॉज ऑफ डिजीज की बात की जाती है, फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन की बात की जाती है कि आपकी बॉडी में जो डिजीज आई है आप उसका पहले रीजन जाने कि वो क्यों आई है। जब आप उस रीजन पे काम करेंगे तो आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो मेडिकल फिजियोलॉजी बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स की है, बट इसको हम अपने योग में भी यूज कर सकते हैं और हम फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन को, डिजीज को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस और ऑन द बेसिस ऑफ यौगिक टर्मिनोलॉजी। चाहे हम वात पित्त कफ के आधार पर इनको सेग्रीगेट करें, चाहे हम बॉडी के इंटरनल जो जूसेस हैं, हार्मोन्स हैं, उनके आधार पर सेग्रीगेट करें, दोनों ही केसेस में हम बॉडी के डिस्फंक्शन और डिजीज की बात करते हैं और किस तरह से इनको क्योर किया जाए इसकी बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकल फिजियोलॉजी। यहाँ तक की बात हम लोग कल कर चुके थे। इसके बाद 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को बताए गए थे, जिसमें सबसे पहला लेवल था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल जिसमें बात आती है आपके बॉडी के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की, उन मटेरियल्स की, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, ये सब केमिकली रिएक्ट करते हैं बॉडी में। जो आपकी बॉडी के एनर्जी कंपोनेंट है एटीपी, इसका नाम सबने सुना है, लेकिन एटीपी एक्चुअल में है क्या, एक केमिकल कंपोनेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें आपका फॉस्फर नाम का केमिकल भी अटैच है, एडिनोसिन भी है, और 3 आइटम उसमें जो है फास्फोरस के जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब एटीपी में से एक फास्फोरस निकल जाएगा तो एडीपी बन जाएगा, वो फिर बॉडी की एनर्जी ना बनते हुए वो एक एंजाइम का काम करता है। तो ये जो केमिकल बेस है ये बॉडी में बहुत अंदर के लेवल पे है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन सेल्यूलर लेवल जो है, सेल्यूलर लेवल में आप देख सकते हैं कि बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसमें किस तरह से आपकी बॉडी, प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, उसमें किस तरह से पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तैयार हुई है। इस सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब हर एक अलग अलग सेल अलग अलग टिश्यू को जनरेट करेगा, यानी कि सिमिलर सेल्स मिलके सिमिलर टिश्यू को जनरेट करते हैं, अलग अलग टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और अलग अलग सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग या फिर एक एनिमल बॉडी को फाइनली तैयार करते हैं। तो जब हम डायसेक्शन करना स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक बॉडी के बेस पे, तो अभी हमने बोला ना कि हम सिस्टमिक फंक्शन को पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम सबसे पहले देखेंगे उसके अंदर कितने सिस्टम है। हर एक सिस्टम को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, जिसमें आपका पहली यूनिट का पहला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आपका हड्डियों का ढांचा, किस तरह से वो बना हुआ है और किस तरह से वो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बॉडी को प्रदान कर रहा है। उसके बाद सिस्टमिक एनाटॉमी से हम ये देखेंगे कि हर एक सिस्टम के अंदर कितने अलग अलग ऑर्गन है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिस्टम का, कि ये एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और उसमें आपके 3 ऑर्गन अटैच हैं, 2 किडनी है, एक आपका यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, और बीच में आपका एक
पाइप है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। तो सिस्टम के अंदर कितने अलग अलग ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का क्या क्या काम है, हर एक ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, और हर एक टिश्यू के अंदर जो पर्टिकुलर सेल है उसकी वजह से वो काम होता है। जैसे कि आपकी बॉडी में रेड बोन मैरो जो प्रोड्यूस होता है, या बॉडी में स्पर्म सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल्यूलर लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इन सेल्स के अंदर से प्रोड्यूस होके टिश्यूज में आते हैं, फिर ऑर्गन्स में आते हैं, और तब जाके वो इन पाइप्स में ट्रेवल कर पाते हैं। पाइप्स तक आने के लिए उनको कम से कम 30 to 40 या 80 डेज का टाइम चाहिए होता है। तो इट मीन्स केमिकल लेवल तक की अगर हम बात करें तो ये और डीप स्ट्रक्चर इसका चला जाता है। तो हम सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स होते हैं, कल भी इस बारे में बात करी गई थी, टोटल 11 सिस्टम होते हैं। ये आप सभी लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कौन कौन से 11 सिस्टम है। इंटीग्यूमेट्री यानी कि स्किन का सिस्टम जो आपकी आउटर कवरिंग है, स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का ढांचा, मस्कुलर सिस्टम जो स्केलेटल सिस्टम के चारों तरफ मसल्स रहती हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें आपके शरीर की सारी नर्व्स जो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से कनेक्टेड हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, वो सारी नर्व्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो या ब्लड की पंपिंग किस तरह से हो रही है उसको बताता है। इसमें आपका हार्ट का सिस्टम, ब्लड में क्या क्या केमिकल्स हैं, प्लस ब्लड वेसल्स, इन तीनों को स्टडी किया जाता है। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है, यानी कि ऐसे ऑर्गन बॉडी में या ऐसी ग्लैंड्स बॉडी में जो अपने लिए खुद ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, जो अपने लिए प्रोड्यूस नहीं करती है, प्रोडक्शन कहीं और होता है और वो भेज कहीं और दूसरे सिस्टम के लिए जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी एक होती है लीवर। लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, और वो बाइल लीवर में यूज नहीं होता है, प्रोडक्शन केवल लीवर में होता है। गॉल ब्लैडर से दे दिया जाता है, और गॉल ब्लैडर के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके तब खाने में मिक्स होता है। लीवर का काम है प्रोड्यूस करना, और लास्ट में आके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो मिक्स होने लगता है। तो उसने अपना जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन कहीं और जाके यूज हुआ है, इसलिए उसको हम एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ऑर्गन या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो आपके ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो आप खाना इंटेक कर रहे हैं, सॉलिड मटेरियल या वाटर, वो खाना किस तरह से सॉलिड मटेरियल से टूट के लिक्विड फॉर्म में जाके सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होके, टिश्यूज से भी अंदर सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होके केमिकल्स में जाके बॉडी में एटीपी को जनरेट करता है, एटीपी मिलती है शरीर को, जो हमारी बॉडी की एनर्जेटिक यूनिट होती है, एनर्जी यूनिट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो लंग्स से हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो हमारी योगिक प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम करता है। एक आता है आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी कि 2 किडनी, एक यूरिन पाइप और एक यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा, और किस तरह से यूरिन किडनी से प्रोड्यूस होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा से ये बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके माध्यम से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही आते हैं। तो इस तरह से ये पूरे 11 ह्यूमन बॉडी के सिस्टम हैं, जिनको एक एक करके हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को नोट्स में ये दे दिया जाएगा कि क्या है, इनको ऑलमोस्ट मैं समझा चुकी हूँ क्या क्या होते हैं, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। कल वाला लेक्चर आप लोग एक बार और देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है 11 ह्यूमन सिस्टम्स के बाद 6 बेसिक प्रोसेस कौन से हैं लाइफ के। ये हमने कल नहीं किया था, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देख लें। कोई ऐड होना चाह रहे हैं? संजना, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो जो आपकी लाइफ के 6 बेसिक प्रोसेस हैं
जो आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं, उनमें सबसे पहला आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म, जो दोनों ही आपकी केमिकल रिएक्शन है। एक तरह की आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है या मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है, कैटा यानी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, काटने से रिलेटेड है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम खा रहे हैं, फूड में इंटेक कर रहे हैं, इनको छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करके बॉडी की सेल्स को देगा। ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म है। और एनाबॉलिज्म इसका उल्टा प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी यूटिलाइज भी तो होनी है ना किसी सेल में बॉडी के, तो वो एनर्जी उस सेल बॉडी तक जाएगी, उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और सेल कुछ ना कुछ कंपोनेंट चेंज करके बॉडी में कुछ और फंक्शन करेगी। उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको आगे हम डिटेल में एक बार और देख लेंगे। तो कैटाबॉलिज्म ध्यान ये रख सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस हम इनटेक कर रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और एनाबॉलिज्म यानी कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करके बॉडी को फंक्शनलेट करेगा। ये दोनों ही प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं, और मेटाबॉलिज्म यही आपकी मेन पूरी बॉडी में काम करता है। अगर किसी का बॉडी में खाना आप खा रहे हैं, लेकिन अगर आप फूड इनटेक कर रहे हैं बट वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो भी दिक्कत आएगी। और अगर आप फूड ले ही नहीं रहे हैं और बॉडी के जो इंटरनल सेल्स हैं वो खुद को डाइजेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम जो है आपका वो एक्टिवेट हो चुका है, तो ऑटो इम्यून डिजीज आपको हो सकती है। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में आपकी वो सारी चीजें आती हैं जो आपकी आउटर बॉडी या इंटरनल बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट से कलेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। जितने स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे कि आपका मस्कुलर सिस्टम जो है, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ता है और आप एकदम हाथ को हटा लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी की एक रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी उस तरीके से। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया गलती से चला गया है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर जो है वो हल्का हल्का शरीर में आने लगता है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है उस बैक्टीरिया के खिलाफ उसको मारने के लिए। तो रेस्पॉन्सिवनेस आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तीसरा है मूवमेंट। मूवमेंट जिसमें आपका स्केलेटल प्लस मस्कुलर सिस्टम दोनों मिलकर आपकी बॉडी को मूवमेंट कराते हैं। या फिर जब आप इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है, जब एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ एक्सपेंड होता है। ये प्रोसेस जो है, डायफ्राम का जो मूवमेंट है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डायफ्राम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारा मूवमेंट अगर नहीं होगा तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे तो अंदर मसल्स के जो थिक और थिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मसल्स टूट जाती हैं, मसल्स का डेवलपमेंट होता है। इन सब के माध्यम से ही बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो तीसरा बॉडी का लाइफ का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मूवमेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि अगर दो डिफरेंट सेक्स के पर्सन्स आपस में एक इंटरेक्टिव मोड में रिप्रोडक्टिव क्रिया को करते हैं, तो रिप्रोडक्शन के बाद सेम टाइप का ह्यूमन जनरेट होता है और वो बेबी धीरे धीरे फिर से उस एक बड़े ह्यूमन के रूप में आ जाता है, जो अगेन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन आपकी लाइफ का फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिफ्थ प्रोसेस है ग्रोथ, जो अभी हमने देखा पोस्टनेटल डेवलपमेंट जो है, जितना ग्रोथ आपकी बॉडी में हो रहा है, चाहे वो सेल्स के केस में हो, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल सेल का हो, चाहे कैटाबॉलिक प्रोसेस का हो, एनाबॉलिक प्रोसेस का हो, ये सारी ग्रोथ आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आती है। और लास्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जिसमें आपकी बॉडी के पर्टिकुलर सेल, स्पेशलाइज सेल जो हैं, डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर में अपने फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं और साथ ही साथ सेल से टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो ये 6 आपकी लाइफ के बेसिक प्रोसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आपका सिलेबस का टर्म आ जाता है जो है सेल। जब हम सेल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका, सेल बेसिकली क्या है? आपकी पूरे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब आकृति के आधार पर, फंक्शनल का मतलब क्रिया के आधार पर। तो
इसको हम बोल सकते हैं रचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक। तो कोशिका आपके शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर ये सेल अपने आप को रिपीट करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कुछ जनरेट करती है तो वो आपकी बॉडी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आपको अगर एक वॉल तैयार करनी है, एक दीवार बनानी है घर की, आपके पास बहुत सारी ईंटें हैं, तो खाली ईंटों से दीवार नहीं बन सकती। ईंटों के साथ आपको एक ऐसा मसाला भी डालना पड़ेगा जिससे वो ईंटें आपस में चिपकी रहें। उसके बाद आपको ऊपर से प्लास्टर भी करना पड़ेगा जिससे बाहर से लगने वाला जो आघात है, बाहर से आने वाला जो फोर्स है, वो उसको गिरा ना पाए। और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अगर आप दीवार को टेढ़ा बना देंगे तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, कुछ एंगल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर भी होती हैं। और यहाँ पे जब हम फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं, वॉल के केस में फंक्शनल यूनिट क्या है? आपकी ब्रिक। जो बाकी चीजें हैं वो उसका सपोर्टिंग मटेरियल है। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी में सेल जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और बाकी जितनी चीजें हम पढ़ेंगे वो इन सेल्स के जो आसपास होंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, वो सब सेल के सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। सेल की जो स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। जैसे एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, फेटस की स्टडी को फिटोलॉजी बोलते हैं, यूरिन वाली जो आपकी किडनी की स्टडी है उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से सेल की जो स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सबसे छोटी सेल जो आपकी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है मायोप्लाज्म, और उसकी जो साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर्स की है। जो सबसे लार्ज सेल है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सेल सबसे लार्ज सेल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसकी जो मेजरमेंट है वो 130 टू 170 मिलीमीटर्स की होती है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में आती है, दीज आर स्पर्म सेल्स, जो कि मेल की बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ऑलमोस्ट 5 माइक्रोमीटर तक की इनकी जो साइज है वो होती है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो वो फीमेल्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि ओम सेल है। यानी कि जो फीमेल्स की बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है, उसकी जो सेल्स हैं वो सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, और उनकी जो आपकी मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट 120 माइक्रोमीटर्स की होती है। इसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि सबसे लंबी, जिसकी लेंथ उसके विड्थ के कंपैरिजन में ज्यादा है, ऐसी सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी होती है नर्व सेल, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर तक की होती है, जो कि आपकी नर्व सेल होती है, यानी कि जो आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो नर्वस सिस्टम की ये नर्व सेल लगभग लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक की इसकी रेंज है। इसके बाद जब हम शेप की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और है कि ह्यूमन बॉडी में शॉर्टेस्ट सेल, जो सबसे छोटी सेल है, वो कौन सी है? सेरेब्लम, यानी कि आपके जो ब्रेन का हिस्सा है उसमें ग्रैन्यूल सेल नाम से होती है, जो 4 टू 5 माइक्रोमीटर तक की उसकी साइज की रेंज है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। अभी सेल तक हम पहुंचे नहीं है, हम सेल की केवल ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। सेल होता क्या है, उसमें किस तरह से अंदर फंक्शंस करते हैं, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। जब हम शेप ऑफ द सेल की बात करते हैं तो सेल के शेप वैरी करते हैं, यानी कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। जैसे नीचे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ह्यूमन आरबीसी, इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, बाई कॉनकेव है, और ये कुछ इस तरह का है। जैसे आप पेड़े देखे होंगे आपने, मिठाई आती है एक इस तरह की, कि पेड़े हैं और उसमें बीच में अंगूठे से प्रेस कर देते हैं, होल टाइप का हो जाता है। सेम वही शेप आपकी आरबीसी सेल्स की होती है। नर्व सेल की बात करते हैं तो ये मकड़ी के जाले के जैसी आपको दिख रही होगी। सेंटर में कुछ गुच्छा सा है और उसके साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और उसके बाद आपकी डब्ल्यूबीसी आती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनकी कोई जनरल शेप नहीं होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने के साथ ही अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज हो सकती है। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हैं बॉडी की शेप में, सॉरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स के। अब अगर हम बात करें, एमीबा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, कक्षा 8-10 में हम लोग पढ़ते थे कि जो सिंगल सेल वाला आपका एक क्या कहेंगे इसको हिंदी में, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक सिंगल सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। हाँ, अमीबा उसका नाम है, ठीक है। और अमीबा ऐसा होता है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें सेल ही एक सिंगल है, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, और उसी एक सेल से वो अपनी शेप को कंटिन्यू चेंज करता रहता है। उसकी बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जिनकी शेप फिक्स होती है, जैसे कि नर्व सेल की शेप फिक्स है, आरबीसी की सेल की जो है उनकी शेप फिक्स है, स्पर्म सेल जो है उनकी शेप फिक्स है। तो बहुत सारे वेरिएशन शेप ऑफ द सेल में भी होते हैं। अब अगर हम बात करें
कि सेल टोटल आपकी कितने टाइप की होती है। तो 3 मेन टाइप की सेल्स आपकी बॉडी में, सॉरी नॉट आपकी बॉडी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 मेन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन सेल लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। दूसरी होती है प्लांट सेल्स और तीसरी होती है आपकी बैक्टीरिया सेल्स। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आप देखें तो कुछ ऑर्गन्स तो आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। सेल के अंदर ये जो छोटे 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 से पार्ट्स हैं, कुछ के नाम आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे और कुछ आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूमन सेल और प्लांट सेल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर आप नाम को ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होती है, वेसिकल्स दोनों में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में है। तो एक एक करके हम इसमें देख सकते हैं। ये डायग्राम आप लोग एक बार, आपको जब प्रेजेंटेशन मिलेगा तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन से नंबर पे किस तरह का ऑर्गन लिखा है। आगे हम इसको डिटेल में क्योंकि देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। एनिमल सेल, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं आपको पता होना चाहिए। एक मेन जो आपका प्लांट सेल में होता है और ह्यूमन सेल में हो ही नहीं सकता है, विच इज क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स में ये जो ग्रीन कंपोनेंट है ये पाया जाता है और ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता। तो जो जो इसमें वेरिएशंस हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें एक जैसी होती हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग अलग से नाम है। 3-4 बार आप इन नामों को सुनते रहोगे तो हैबिट हो जाएगी इनको सुनने की और धीरे धीरे आपको याद भी होने लगेगी। बैक्टीरिया सेल्स की बात करते हैं तो ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे। इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैजेलम है, एक पिली है, न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियस के अंदर जो इसका सेंटर है, राइबोसोम्स हैं, फूड के ग्रैनुअल्स हैं। तो बहुत सारी चीजें बैक्टीरिया सेल्स में होती हैं। अब हमें अपने सिलेबस के लिए जो मेन फोकस करना है वो करना है एनिमल या ह्यूमन सेल पे, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, सामने देख पा रहे होंगे सेल का स्ट्रक्चर है, उसके 3 पार्ट सामने लिखे हुए हैं। एक है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। तो एक एक करके समझते हैं कि तीनों चीजें क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली चीज क्या है? सेल की मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसकी आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है और कैसे ये काम करती है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे कि लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड अगेन एक केमिकल का नाम है। बाइलेयर यानी कि 2 लेयर्स का फ्लो होने के लिए परमिशन देता है, कुछ मटेरियल्स को फ्लो होने की परमिशन नहीं देता है। जैसे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं या ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को पढ़ते हैं, या फिर अगर फिजिक्स अंदर की तरफ चला जाता है, तो वहां पर ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया हुई है, पानी का जो चेंज हुआ है, पानी का पोजीशन जो चेंज हुई है उस लेयर से अंदर की तरफ। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। चुनी हुई चीजों को ही वो अपने में से आर पार आने जाने के लिए परमिशन देगा, अदरवाइज अलाउड नहीं है। 3 टाइप के लिपिड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? मैम आवाज फोस्फोलिपिड, ब्रेक हो रही है। अब तो आवाज ही नहीं आ रही मैम। सेल के अंदर जो सेल की मेम्ब्रेन है, यानी कि एक छोटा सा सेल जिसकी आउटर कवरिंग की हम बात कर रहे हैं, उस कवरिंग में 75% फॉस्फोलिपिड है और 20% केवल कोलेस्ट्रॉल है और 5% आपके ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बोलते हैं तो पहले वो सेल्यूलर स्टेज में बढ़ता है, यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी काउंटिंग बढ़ती है, अमाउंट बढ़ती है, उसके बाद कहीं जाके
पहुंचता है और पाइप्स में पहुंचता है जहां पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्टिंग जो है वो आपका मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल 20% पाया जाता है, 75% फॉस्फोलिपिड है और 5% ओनली आपके ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तीसरी चीज ये है कि जो लिपिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में या फिर जितने आपके आयंस हैं, जितने जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, वो सारे के सारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही एग्जिस्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई फूड पाइप से गया, स्टमक में गया, लेकिन उसने बॉडी की सेल्स को एनर्जी कैसे दे दी? वो जो ट्रांसपेरेंस है वो इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी के कारण हुआ। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके उस फूड पाइप से सेल्स के अंदर ट्रांसफर हुए और उसके बाद जाके लिपिड की जो फॉर्मेशन है, लिपिड जो मेम्ब्रेन है इसकी फॉर्मेशन है, इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। जैसे कुछ चैनल्स होंगे, कुछ कैरियर होंगे, जैसे साइकिल का कैरियर होता है, या फिर तक सब्सटेंसेस को लेकर जाएंगे। रिसेप्टर्स यानी कि जो एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, जो लोग फिजिक्स से कनेक्टेड है वो उसको समझ सकते हैं। रिसेप्टर क्या है? जो सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी रिसेप्टर क्या है? जो केमिकल सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है या जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट का काम करता है। लिंकर यानी कि जो एक सेल के आउटर और इनर पार्ट को लिंक करने का काम कर रहे हैं। और सेल आइडेंटिफाई मेकर यानी कि जो सेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस सेल तक जाना है या किस सेल तक ये सिग्नल पहुंचाना है। अदरवाइज पता चला कि बॉडी से हार्मोन तो रिलीज हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लेकिन वो चला गया एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ऐसा होता तो नहीं ना, लेकिन जब ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ तो उसी को हम डिसऑर्डर कहते हैं, उसी को हम डिसफंक्शन बोलते हैं, जिसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसके बाद आता है कि सेल मेम्ब्रेन से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस का। जितने भी सब्सटेंसेस हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो कोई सा भी, या आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, जो हम नमक लेते हैं ना, कई बार होता है कि हमने बहुत पूरे दिन से नमक नहीं खाया तो वीकनेस सी फील होने लगती है। क्यों वो वीकनेस होती है? क्योंकि सोडियम जो है सेल के इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप वो सोडियम नहीं लेते हो पूरे दिन से, बॉडी में नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से जा रहा हो, अगर वो नहीं जाता है बॉडी में तो बॉडी को वीकनेस फील होने लगती है। जितने भी स्टिमुलस है उनको एब्जॉर्ब करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टिमुलस जहां पे भी वर्ड आएगा इसको आप समझ लें, स्टिमुलस का मतलब है उत्तेजक। यानी कि जैसे पिंच करता है कोई हमें स्किन पे, किसी ने हमें चींटी मारी या चींटी काटी, पिंच किया, तो हमें फील होता है, दिमाग तक वो चीज पहुंचता है, सेंस पहुंचता है। तो जितने भी स्टिमुलस बाहर से, सेल के बाहर से आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, बताई गई हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह का है, एक पैसिव है एक एक्टिव है। पैसिव और एक्टिव में फर्क क्या है? पैसिव वो है जहां पे हमें एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप डिफ्यूजन होगा। जैसे अभी मैंने किशमिश की बात करी, किशमिश के अंदर पानी का अमाउंट कम है, जिस बाउल में हमने किशमिश डाली है उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है। तो किशमिश की लेयर को अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लें कुछ देर के लिए, तो किशमिश के एक साइड पे पानी की मात्रा कम है और एक साइड पे पानी की मात्रा ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ हुई? बाउल में। और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ हुई? उसके किशमिश के सेल के अंदर, मतलब जो किशमिश की मेम्ब्रेन है उसके अंदर। तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सेम यही प्रोसेस अगर बॉडी के किसी सेल में हो रहा है तो हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ये तीन तरह का होता है, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। तीनों के केवल नाम आप देख लें, इनको ज्यादा डीप में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जबकि एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कीजिए मुझे अपने घर की पहली मंजिल से 5वीं मंजिल पे पानी चढ़ाना है और मैं डायरेक्ट ऐसी पाइप कनेक्ट कर दूं अगर वाटर लाइन से, तो क्या पानी ऊपर तक चढ़ेगा? आई डोंट थिंक कि चढ़ पाएगा। पहली दूसरी मंजिल तक हो सकता है चढ़ जाए, लेकिन 5वीं मंजिल तक चढ़ाने के लिए हमें उसमें एक मोटर का यूज करना पड़ता है। यानी कि हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक एक्टिव प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो वही एक्टिव प्रोसेस बॉडी में भी यूज होता है। अगर सेल के मेम्ब्रेन में हाई कंसंट्रेशन की तरफ ही हमें उसे पुश करना हो, सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ कि किशमिश है,
उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी फूली हुई किशमिश है और मैंने बाहर पानी रखा हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि अगेन ये जो क्या बोलते हैं किशमिश का पानी है वो बाहर की तरफ चला जाए, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो फूली हुई किशमिश पानी में रहने के बावजूद भी सूख जाए। वो जो प्रक्रिया है सेल की वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है और ये 3 तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बार डायग्राम देख लेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको इंडिकेट करती हूँ जो अभी हमने पढ़ी है लिखी हुई। ये देखो, ये जो ऊपर ऑरेंज ऑरेंज कलर के बॉल्स आपको दिख रहे हैं और नीचे इनमें येलो येलो कलर के स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये आपका एक लिपिड है। ठीक है, ये बहुत सारे लिपिड्स ने मिलकर एक लेयर बनाई, ऑरेंज वाली जो लेयर है ऊपर, और सेम लिपिड की लेयर नीचे से ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो ये आपकी लिपिड की बाई लेयर हो गई जिससे मिलकर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म ये लिखा हुआ दिख रहा है, साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का पार्ट है ये, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी कि ये सेल के बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो सेल के बाहर और सेल के अंदर डिवीजन हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। राइट, सबसे पहला लिपिड की बाई लेयर से बना है। लिपिड अपने आप में प्रोटीन स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमने बोला कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इन सबसे ही मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट किया हुआ है फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर है, यानी कि ये जो ऑरेंज वाले आपके दिख रहे हैं ऑलमोस्ट ये ऑरेंज वाले सारे जो हैं ये आपकी फॉस्फोलिपिड्स हैं। अभी हमने देखा था ना पीछे 75% फॉस्फोलिपिड की अमाउंट थी। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स ये ग्रीन वाले, देखो ऑरेंज वालों के मुकाबले ग्लाइकोलिपिड्स कितने कम है। अगर ये पूरा 100% हम मान लें तो ग्लाइकोलिपिड ये जो ग्रीन वाले हैं लगभग लगभग 5% है, इससे ज्यादा नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल, ये जो येलो येलो वाले आपको स्ट्रैंड दिख रहे हैं जो इंटरनल मतलब मेम्ब्रेन के बीच में है, ये लगभग लगभग 25% के आसपास आपके होते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। तीसरा ये कि बॉडी में कुछ चैनल्स इस मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। चैनल मतलब ये देखिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंटर सेल्यूलर फ्लूइड में किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि आपका प्रोटीन चैनल है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। यहाँ पे अगेन फिर से एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का क्या काम होता है, जब कोई सिग्नल आएगा ये केवल तभी ओपन होगा। ये आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन है, हेलिक्स शेप का आप देख रहे होंगे, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीरता हुआ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। ये आपका एक पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल का मतलब जो केवल एक साइड पे अटैच्ड है, दोनों साइड्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी केवल एक साइड से अटैच्ड है, तो ये भी पेरिफेरल प्रोटीन का एक पार्ट होगा। इस तरह से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अंजलि, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम एक बार आप स्टार्टिंग से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे थे तब वॉइस ब्रेक हो रही थी तो कुछ समझ में नहीं आया। वॉइस ब्रेक हो रही थी स्टार्टिंग से ही मैम, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहे थे। बाकी सभी लोगों को भी वॉइस, आपको कुछ ऐसा इशू था? यस मैम। यस स्टार्टिंग मैम, वाले पार्ट में स्टार्टिंग वाला पार्ट। यस मैम। यस मैम। ओके, ये जो अभी मैंने डायग्राम बताना स्टार्ट किया है इसमें दिक्कत आ रही थी या स्टार्टिंग जो करी थी वहां पे प्रॉब्लम थी? स्टार्टिंग सेल स्ट्रक्चर में आ रही थी मैम प्रॉब्लम। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही थी। यस मैम। चलिए ठीक है, मैं एक बार और प्रेजेंट कर देती हूँ। जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने ये कहा था कि सेल स्ट्रक्चर के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये सारी चीजें अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू बताई गई हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे था, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहला, ये एक लिपिड की बाई लेयर से मिलकर बना होता है। पहली लेयर ये रही ऊपर और दूसरी लेयर ये रही इसके नीचे। ठीक है, दूसरी चीज, इस लिपिड बाई लेयर का काम क्या है और इसके कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट इसके मेन है। पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड
और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। तीनों की परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। फॉस्फोलिपिड इसमें 75% होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स 25%, ग्लाइकोलिपिड 5% होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका 25% होता है। तो इस तरह से ये टोटल 100% मिलके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। कुछ इसमें चैनल्स बने हुए होते हैं जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को इंटर सेल्यूलर फ्लूइड में लाने का काम करते हैं। कुछ हेलिक्स शेप के होते हैं, कुछ आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा जो लिपिड की फॉर्मेशन है वो इंटीग्रल और पेरिफेरल, जो अभी मैंने बताया ना, आयन चैनल्स होंगे, रिसेप्टर होंगे, एंजाइम्स होंगे, इस तरह के आपके पार्ट्स जितने भी हैं ये आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी परमिएबिलिटी यानी इसकी पारगम्यता जो है वो सिलेक्टिव होती है। कुछ ही चीजों को ये अपने में से आर पार जाने देता है। जैसे अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए बहुत हाईली परमिएबल है, गैसेस को अलाउ करता है। वाटर या यूरिया को मॉडरेट, मिड टू मॉडरेट है कि अलाउ करेगा उनकी कुछ क्वांटिटी को, और जो बहुत ज्यादा हैवी टॉक्सिन्स होंगे उनको अलाउ नहीं भी करेगा। लेकिन ग्लूकोज जैसा जो मटेरियल है वो इस सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है अगर वो पर्टिकुलर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की कंटेंसिटी में है तो ग्लूकोज इस सेल मेम्ब्रेन के लिए बिल्कुल ही इम्परमिएबल है, यानी कि ग्लूकोज इस सेल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन इस सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के जो चैनल्स बने हुए हैं उन्हीं के थ्रू होता है किसी भी मटेरियल का इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड में, यानी कि सेल के बाहर वाले फ्लूइड से सेल के अंदर वाले फ्लूइड में। तीसरी चीज जो आप पीछे ये डायग्राम देख रहे होंगे, एक मैं डायग्राम आपको प्रेजेंट करती हूँ। ये वाला जो डायग्राम था, इस डायग्राम में आप ध्यान से अगर देखें, ये पूरा आपका सेल का डायग्राम है। ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जितने भी दिख रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ये है आपका न्यूक्लियस, और ऑर्गेनल्स के बाहर ये येलो येलो कलर का जो मटेरियल है, जो चिपचिपा सा पदार्थ ये दिख रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो इन्हीं तीन पार्ट्स में इस सेल को डिवाइड किया जाता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके ये सारे ऑर्गेनल्स आएंगे, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस, यानी कि इसका केंद्र जो इन सब कामों को संचालित कर रहा है, यानी कि इन सबको फंक्शन करने के लिए एक गाइडेंस दे रहा है कि इन्हें क्या फंक्शन करना है। तो ये मेन तीन पार्ट्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स आएंगे, और लास्ट में आपका न्यूक्लियस होता है, जिसमें आज हमने एक को डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किस किस चीज से मिलकर बनी है, क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम होते हैं, और किस तरह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कुछ चीजों को आने जाने के लिए अलाउ करती है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आप फोर्थ पॉइंट इन डिटेल आप बताएंगी, जो इंटीग्रल और पेरिफेरल जो पॉइंट्स थे जिसमें डिवाइड हुए थे वो। हाँ, जो सेल के आगे जो अभी ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं ना, जैसे एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, या फिर इंटीग्रल जो आपके आयन चैनल्स है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक एक करके हम टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। बट सेल के बारे में अगर हम बहुत डीप में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नीडेड नहीं है, बट अगर आप लोग समझना चाहें तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में समझा सकती हूँ। अदरवाइज जितना सिलेबस के लिए नीडेड है उतना भी मैं करा सकती हूँ। आप लोग एक बार डिस्कस करके मुझे बता दीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना ज्यादा सही लगेगा, बिकॉज जैसा आप लोगों को सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। क्लास आपकी डिस्कशन मोड में रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, चीजें जितनी आपको समझ में आएंगी उतना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं केवल बोलती रहूं आप लोग केवल सुनते रहो। मैम आपने अभी जो स्लाइड दिखाई वो स्लाइड शेयर करने वाले ना? हाँ, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। और किसी का कोई डाउट है? मैम आपने स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई आज। 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बताया क्या? इसके पहले जो कल वाला लेक्चर था उसी को रिपीट किया गया था, क्योंकि कल थोड़े से स्टूडेंट्स कम थे आई थिंक, और थोड़ा सा कल का रिवाइज भी हो जाता है, इस वजह से मैंने कल वाला ही रिवाइज किया था, उसके पहले और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ था। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन बचा है?
चलिए मैं आपको आज का लेक्चर और कल वाली वीडियो दोनों का ही लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो आप उसमें से एक बार देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चंस को नोट करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। प्रशांत, एटीपी के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अगर अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटा केवल ये ले लेगा कि एटीपी किस तरह से फंक्शन करता है। एटीपी अपने आप में एक पूरा ब्रॉड टॉपिक है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास को एंड करते हैं। सभी लोग थैंक यू शांति सो पाठ मच के लिए मैम। आएंगे। अंजलि, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो मैम, थैंक यू सो मच। ओके अंजलि, चलिए सभी लोग शांति पाठ के लिए आएंगे। Slowly close your eyes, join your both palms, start Shanti Path. Om Shanti 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 Sarvarishta Shantir Bhavatu. Slowly rub your palms flat on your face, on your eyes. Open your eyes. सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम मैम। नाम मैम। प्रणाम मैम।